हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश वर्शन जैन पे आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले पार्ट में लिटरेटम्स का पार्ट कवर किया था और आई थिंक 7 या 8 वीडियोस में 7 या 8 पार्ट में मैक्सिमम मैंने आपका लिटरेटम का पार्ट पूरा कवर किया था। और ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हेड करेंगे एंड दैट इज़ अवर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री लिटरेचर का। इसके बाद हम राइटर की ओर मूवमेंट्स हैं और भी चीज़ें हैं, उसके बाद राइटर्स की तरफ पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का फर्स्ट पार्ट। और मैं आपको बता दूं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। तो पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री होती क्या है। पर्सनल तो आप जानते ही हैं, पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, जो अपने बारे में बात की जाए, कहानियों में, कविताओं में, गीतों में, जहाँ से अपने बारे में बात हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल पोइट्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव पोइट्री। एंड सेकेंड पोइट्री इज इम्पर्सनल पोइट्री, ऑब्जेक्टिव पोइट्री, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके दो ही पार्ट डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के। इन 2 पार्ट्स में आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पूरा कवर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज पर्सनल पोइट्री, सब्जेक्टिव पोइट्री, एंड सेकेंड वन इज इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। पर्सनल पोइट्री का मतलब क्या होता है, इज कंसर्न, रिलेटेड होती है किससे, व्यक्ति कवि के अपने खुद के विचारों से और भावनाओं से, दैट इज कॉल्ड पर्सनल पोइट्री और सब्जेक्टिव पोइट्री। इसमें फर्स्ट काइंड है आपका, पहला है इलेजी। इलेजी किस में आती है, पर्सनल पोइट्री में आती है और सब्जेक्टिव पोइट्री में आती है। कई बार क्वेश्चन यही बन जाता है कि इलेजी कौन सी पोइट्री का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव पोइट्री या पर्सनल पोइट्री, क्योंकि इसमें राइटर अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, अपनी भावनाओं के बारे में बताता है, अपनी चीज़ों के बारे में बताता है। इलेजी का मतलब होता है दुख, एक शोक गीत होता है जो शोक प्रकट करता है, उसे बोलते हैं क्या, इलेजी। सब जानते हैं, बट मेन चीज़ जो है ना वो टर्म्स हैं, ये कब कहाँ पर उसको प्रोपान किया गया, कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कब हुई, कौन कौन सी फेमस इलेजी हैं। इलेजी इन एंशिएंट हिस्ट्री इट वाज रिटन, लिखी गई किसमें, एल्जिक कप्लेट्स में। एंड द राइटर्स वर, और राइटर कौन थे, ओविड एंड कैटुलस, ये सोर्स है। सेकंड पॉइंट है इसमें, देखिए पॉइंट, रिकॉग्निशंस को पहचान मिली किसमें, 16th सेंचुरी में। बट मेन रोल प्लेड हुआ 18th सेंचुरी में, किसके द्वारा, रोमांटिक पोएट थे भाई, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे के द्वारा। ठीक है, थॉमस ग्रे ने इसमें 4 चांद लगाए इलेजी में। और उनकी एक पोएम भी है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें वो बताते हैं, एक उनकी फेमस लाइन भी है उसमें, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द जाव ऑफ हिज डेथ, कोई भी अपनी मौत के जबड़े से बच नहीं सकता क्योंकि मृत्यु सबके लिए समान होती है। उन्होंने उसमें अमीर और गरीब के बारे में बताया था, जो अमीर हंसते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है कि मृत्यु सबके लिए समान है, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द जाव ऑफ डेथ। इट केम फ्रॉम, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड था क्या आपका, एल्गोस। इन फ्रेंच में द मोस्ट फेमस इलेजी है ये। ठीक है, किसने लिखी है, अल्फोंसो डी लेमर्टाइन ने। और जर्मनी में फेमस इलेजी कौन से, ड्यूनो वायरेना मारिया रेल्क। ठीक है, 1922 में लिखी है, फेमस इलेजीज है। इलेजीज की इलेजी की 3 स्टेज होती हैं, दुख, प्रेज ऑफ डेड वन, किसी मृत इंसान के बारे में प्रशंसा की जाती है इसमें, और कंसोलेशन और सांत्वना होती है, इसमें सांत्वना दी जाती है। आपने फेमस आपके टीजीटी के सिलेबस में भी है लेसिडस। ठीक है, पेस्टोरल इलेजी है, ऑफ फुली रैम्ड स्टेंजा ऑफ सम लेंथ, पेस्टोरल इलेजी है, जॉन मिल्टन ने अपने दोस्त के लिए लिखी है। ठीक है, और नाम क्या है उसका, लिसिडस, ये भी एक ग्रीक नेम है। ग्रे की इलेजी है, थॉमस ग्रे की पर्सनल इलेजी है, इन क्वार्टरेंस में लिखी है। क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइन के स्टेंजा होते हैं ना, क्वार्टरेंस बोलते हैं। और किस में लिखी है, आयम्बिक पेंटामीटर, ये आपको मालूम ही है, मैंने आपको जब सिलेबस और मीटर्स पढ़ाए थे तो उसमें पहली चीज यही थी, आयम्बिक और पेंटामीटर क्या चीज़ है। थायरसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू आर्नोल्ड का ही वर्क है थायरसिस, आर्थर हेनरी क्रफ के उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने उसको याद किया है। और 10 लाइन का, और 10 लाइन 24 स्टेंजा है, 10 लाइन के स्टेंजा है, 24 स्टेंजा है, काफ़ी फेमस है। एडोनिस द मोस्ट
फेमस वर्क ऑफ पीबी शेले, जिसमें वो कॉमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं किसको, जॉन कीट्स को। ठीक है, ये भी किस में लिखा हुआ है, आयम्बिक स्टैंजा में। और ध्यान रखिए ये पोएम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्क काफी इंपॉर्टेंट है एलिजीज के, जो आते हैं एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो वेदर दिस इज पीजीटी। इन मेमोरियम अर्थ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ है। पर्सनल एलर्जी आयम्बिक स्टेंजा है, भाई लॉन्ग वॉवेल पर्सनल एलर्जी है। क्यों? क्योंकि इसमें ये अपने दोस्त अर्थर हेनरी हेलम को याद करते हैं, और 434 लाइन की ये पोएम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वयं रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की बहुत फेवरेट पोएम है। ध्यान रखिए, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस, तो आपको उनमें ये वर्क दिखाई देंगे आए हुए एग्जाम में। एलिजीज को बोला जाता है कॉल म्यूजिस और गॉडेस ऑफ पोइट्री, पोइट्री गॉडेस भी कहा जाता है एलिजी को। फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी इन इंग्लिश किसने लिखी, वॉज क्या थी, वॉज एस्ट्रोफॉल, जो किसने लिखी थी, वही एडमंड स्पेंसर। ध्यान रखना इंग्लिश में पूछा गया है कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश भाषा में किसने लिखी थी, तो एडमंड स्पेंसर थे 1586 में। ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर लिखी थी उन्होंने, सर फिलिप सिडनी की डेथ पर उन्होंने लिखी थी एस्ट्रोफल। ठीक है, और कलेक्शन था एस्ट्रोफल एंड एस्ट्रोला सोनेट। इट इज अ लिरिकल काइंड ऑफ पोएम, मैंने कहा था लिरिकल काइंड है, मतलब गीत होता है एक तरह का, शोक गीत होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिरिकल काइंड ऑफ पोएम। सेकंड है लिरिक, सेकंड सब्जेक्टिव पोएट्री है हमारी लिरिक। फर्स्ट है इलेजी एंड सेकंड है लिरिक। लिरिक नाम सुन के आप समझ गए होंगे क्या है लिरिक। अक्षर लिरिसिस्ट होते हैं, गाने लिखते हैं। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक, और ग्रीक वर्ड से आया है लिरिकस, इसका मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू द लायर। तो क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है ये, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, पीजीटी में एक राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट है। लिरिक इज द मीडियम, लिरिक एक माध्यम है ऑफ एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने का, पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स। ध्यान रखिए, पर्सनल इमोशंस को व्यक्त करने का एक माध्यम है क्या, लिरिक। कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं क्या होती हैं, सिंप्लिसिटी होती है, सादगी होती है। अगर गीतों में सादगी नहीं होगी तो आम जनता को समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा, जो गीत समझ में नहीं आएगा उसका फिर मजा ही नहीं है कुछ भी। सेकंड है सिंगल इमोशन होती है, क्योंकि पर्सनल इमोशन है तो सिंगल इमोशन होती है। म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, क्योंकि सीधी सी बात है लिरिक है, गीत है, तो कहीं ना कहीं म्यूजिकल कंपोजिशन तो होगी। आजकल तो लिरिक आप देख ही रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही उनमें कंपोजिशन है। शॉर्ट पोएम होती है, छोटी पोएम होती है। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, गहराई होती है भावनाओं की। स्पॉन्टेनिटी, एक विस्मयता होती है, एकदम पॉशनेस होती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, किसने इंट्रोड्यूस किया था लिरिक को, थॉमस बार्ट ने। ठीक है, ओल्ड टाइप्स ऑफ लिरिक, ये पुराने, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, ये आपको यहीं मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगी। ओल्ड टाइप्स ऑफ लिरिक कौन से थे, कॉरिक लिरिक, जो कोरस द्वारा गाया था, कोरस एक तरह का ऑर्केस्ट्रा बैंड होते हैं जो बैकग्राउंड में म्यूजिक दिया करते हैं, कोरस। और दूसरा है मोनोडिक लिरिक, मोनोडिक नाम से मालूम पड़ रहा होगा, ठीक है, मोनो और सिंगल, जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा गाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोडिक लिरिक। और जो एक ग्रुप के द्वारा गाया जाता है, कोरस होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड कोरिक लिरिक। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, सब्जेक्टिव पोएट्री का थर्ड पार्ट है ओड, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन आता ही आता है। लॉन्ग लिरिक पोएम, बस इसी बात आप समझ जाइए, ये लिरिक का बड़ा भैया है, इसलिए इसे लॉन्ग लिरिक पोएम कहा गया है। सीरियस होता है मगर ध्यान रखना, सीरियस। केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ये सब चाहे लिरिक हो, चाहे आपका एलेजी हो, चाहे ओड हो, ये सब किससे आए हैं, ग्रीक वर्ड से। इसका मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, सॉन्ग। इज यूज किया जाता है किस लिए, ग्लोरीफाई, किसी को गौरवान्वित करने के लिए, किसी का गौरव बढ़ाने के लिए। चाहे वो प्लेस हो, किसी प्लेस को हम गौरवान्वित करें, किसी विचार को करें, या किसी इंसान को करें, किसी भी चीज को गौरवान्वित करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ओड। थ्री काइंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज पेंडारिक ओड्स, सेकंड वन इज हॉरेशियन ओड, एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड को हम इरेगुलर ओड भी
कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, पिंडारी कोड। क्या है पिंडारी कोड? इट हैज म्यूजिक, म्यूजिक है, डांस है, इसी सी बात है। लॉन्ग लिरिक पोएम है तो म्यूजिक होगा, डांस होगा। और लिखा जाता है टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए किसी की विक्ट्री को, किसी की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए ओड लिखा जाता है। इट हैज 3 स्टेंजा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इट हैज 3 स्टेंजास, 3 स्टेंजास हैं इसमें, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और ईपोट। 3 भागों में बटा होता है पिंडारी कोड, स्ट्रॉफीज, एंटीस्ट्रॉफी और ईपोट। स्ट्रॉफी ओपनिंग होती है, ठीक है, लिरिक की। एंटीस्ट्रॉफी मिडिल में आता है और ईपोट कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम कोरल ओड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप देख रहे हैं म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं कोरिक लिरिक होगा, संग बाय कोरस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोरल ओड। और इस ओड के फेमस पोइट और ग्रेटेस्ट पोइट हैं थॉमस ग्रे। और पिंडारिक ओड, ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द पैटर्न ऑफ इंग्लिश ओड इज चीफली बेस्ड है ऑन पिंडारी कोड। जो इंग्लिश कोड का जो पैटर्न है वो किस पे बेस्ड है? आपके पिंडारी कोड पे बेस्ड है। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी लिखा हुआ है थॉमस ग्रे के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी क्या है? इरेगुलर पिंडारिक ओड है। कुछ राइमिंग फाइमिंग फिक्स नहीं होंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेगुलर। ठीक है, और प्रेस किया गया होगा, इसमें बात कही होगी, विचार किया गया होगा किस चीज़ का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पिंडारिक ओड। सेकंड पार्ट है ओड का हॉरेशियन ओड, क्योंकि आप जानते हैं 3 पार्ट है, पिंडारिक ओड, हॉरेशियन ओड, इंग्लिश रेगुलर ओड। हॉरेशियन ओड बाय रोमन पोइट, रोमन पोइट के द्वारा लिखा हुआ है। हॉरेस एक रोमन पोइट थे। अभी भी कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लर है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नोट्स के पेज हैं, आप इन्हें आराम से परचेज कर सकते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। होरेशियन ओड बाय रोमन पोइट, रोमन पोइट ने लिखे हैं, लिखा है, ठीक है, हॉरेस, क्या नाम है इनका? हॉरेस। इट इज डिवोटेड टू प्रेजिंग अ पर्सन, ये समर्पित है किसी व्यक्ति को, वही सीधी सी बात है, प्रेज किया जाता है, प्रशंसा की जाती है किसी व्यक्ति को। एंड इट हैज़ नो डिवीजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, विभाग नहीं है, भाग नहीं है। जैसे पिंडारी कोड में है, स्ट्रॉफीज है, एंटी स्ट्रॉफी है, ईपॉड है, परंतु हॉरेशियन ओड में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। रिटर्न लिखा हुआ है क्वार्टेंस में और कपलेट्स में, ठीक है, क्वार्टेंस में लिखा हुआ है, कपलेट्स में लिखा हुआ है। दिस इज ऑफन पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव, व्यक्तिगत है और विचारात्मक है। ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का वर्क है, अपने बारे में फीलिंग शेयर कर रहे हैं, और पर्सनल भी है, काफ़ी आप देखेंगे तो काफ़ी पेंसिव भी है, कंसिडरेट है, काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। एलन टेट का ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड, ये सब क्या है? होरेशियन ओड है। नेक्स्ट आते हैं इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, क्या है? इंग्लिश ओड ही होंगे, और इंग्लिश ओड होंगे तो सीधी सी बात है, इंग्लिश पोइट्स ने लिखे होंगे। रिटन बाय सेले, किसने लिखा है? सेले ने और कीट्स ने। आर नीदर हॉरेशियन, ना तो हॉरेशियन है ना ही पिंडारिक है, इसलिए इनको कहा गया है क्या? इंग्लिश और इरेगुलर ओड्स। इट हैज राइम, राइमिंग पैटर्न तो है, बट नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मीटर नहीं होंगे, ठीक है, कोई रिदम नहीं होगा। इट डज नॉट अलाउ द स्ट्रक्चर ऑफ, इट डज नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर, ये फॉलो नहीं करता है किसके स्ट्रक्चर को? ऑफ द बोथ, बोथ मतलब हॉरेशियन नोट के स्ट्रक्चर को और पिंडारिक नोट के स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है, इसलिए इट हैज़ नो स्ट्रक्चर एंड इट डज नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ गिवन अबव। फर्स्ट वन इज पिंडारिक नोट एंड सेकंड वन इज हॉरेशियन नोट। इट हैज़ नो फिक्स लाइन, कोई फिक्स लाइन नहीं है इसमें, स्टेंजा में कोई फिक्स स्टेंजा नहीं है, कोई फिक्स लाइन नहीं है स्टेंजा में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेगुलर ओड। और इंग्लिश पोइट्स ने लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इंग्लिश ओड। अर्लीस्ट ओड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय स्पेंसर का था, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन। स्पेंसरियन कॉइनेज है, स्पेंसर ने कॉइन किया है इनको। इन 17th सेंचुरी अब्राहम काउले फॉलोड
अब्राहम कार्लो ने फॉलो किया था पिंडारिक स्टाइल इन रेगुलर वे, और थॉमस ग्रे ने फॉलो किया था क्या, पिंडारिक स्टाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है सब्जेक्टिव पोइट्री का या पर्सनल पोइट्री का, दैट इज सोनेट। नाम सुन के ध्यान आ रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है सोनेट। आप जानते हैं सोनेट का क्या रोल है एग्जाम में, कितना इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर्ड बाय जैकोमो डलेंटिन, ठीक है, इनके द्वारा डिस्कवर हुआ था। इन्वेंटेड बाय दाते, ठीक है, अराउंड 13 और 14 सेंचुरी, परंतु उसको फेमस किसने किया, पेट्रार्क। इसलिए आप अक्सर नाम सुनते होंगे पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट। ठीक है, इट इज़ अ लिरिक पोएम, ये भी एक म्यूजिकल पोएम होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिरिक पोएम। और आप जानते हैं इसमें फिक्स लाइन होती है 14 लाइन, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, ये भी फिक्स है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं और 14 लाइन होती हैं। द टर्म सोनेट, बस बाकी के सब वर्ड थे ग्रीक वर्ड थे। ये सोनेट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, इटालियन वर्ड सोनेटो से, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, साउंड। ठीक है, फिर बता दूं आपको मैं, सोनेट डिस्कवर किया है जैकोमो द लैंटिन, इन्वेंटेड बाय डांटे, अराउंड कब हुआ है, 13 से 14 सेंचुरी में, परंतु उसको फेमस किया है पेट्रार्क ने। पेट्रार्कन सोनेट सुना होगा आपने, इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्क ने यूज किया था। सॉरी, इट इज लिरिक पोएम, 14 लाइन की ये लिरिक पोएम है जो किस में लिखी होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर 14 लाइन फिक्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और डेराइव्ड किया है फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, साउंड। ठीक है, इटालियन वर्ड सोनेटो, इसका मतलब क्या है, साउंड। पेट्रार्क ने यूज किया था इसे कंपोज करने के लिए लव पोएम्स को, टू हिज बिलव्ड, अपनी उनकी एक वो थी बिलव्ड लॉरा, उनके लिए यूज किया था इस फॉर्म को इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जो क्रेडिट है वो गोज जाता है किसको, सर थॉमस वाट को, इन 16th सेंचुरी। इटली में क्रेडिट जाता है पेट्रार्क को, और किसमें, इंग्लैंड में, मतलब इंग्लिश सोनेट में किसको जाता है, थॉमस वाट को, जो 16th सेंचुरी में इन्होंने दिया। पेट्रार्कन सोनेट 8 लाइन्स की होती हैं, ठीक है, 8 लाइन्स की हैं, ठीक है, और 6 लाइन, 14 लाइन हो गई। 8 लाइन्स का पार्ट कहलाता है आपका ऑक्टेव, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, शेयर की जाती हैं, और 6 लाइन का होता है सेस्टेट, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। मतलब पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, सोनेट कोई सी भी हो 40 लाइन्स की होती है, बस पेट्रार्कन सोनेट में क्या सिस्टम, 8 लाइन का ऑक्टेव होता है, 6 लाइन का सेस्टेट होता है, जिसमें 8 लाइन के ऑक्टेव में प्रॉब्लम शेयर की जाती है और 6 लाइन के सेस्टेट में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। और उसमें जो 8 लाइन के बाद जो 6 में सेस्टेट का पहली लाइन है, जिसे हम नोमी लाइन कहेंगे, उसे क्या बोलते हैं, बोल्टा। बोल्टा का मतलब आपको बताया था मैंने टर्म में कि बोल्टा का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। और वो 9th लाइन में आता है जब प्रॉब्लम शेयर की जाती है 8 लाइन तक, और 9वीं लाइन में जैसे स्टार्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात, दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। रैम स्कीम क्या है, ध्यान रखना, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट रैम स्कीम क्या है, A BB A CDE CD। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इंग्लिश सोनेट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर की फेमस सोनेट है, सिर्फ विलियम शेक्सपियर ने इसको फेमस किया है। 154 सोनेट्स लिखी हैं एंड ऑल आर इन इंग्लिश फॉर्म, इंग्लिश सोनेट फॉर्म। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इसे इंट्रोड्यूस किया था किसने, आर्ल ऑफ सोरे ने, जो कंटेम्प्रेरी पोइट थे, समकालीन थे किसके, थॉमस वॉट के और शेक्सपियर के, सॉरी थॉमस वाट के। शेक्सपियर ने यूज किया था इसे, और सबसे ज्यादा फेमस किया था शेक्सपियर ने इसे, इसलिए इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कह देते हैं। इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा फेमस किया था इसको। इट हैज 3 क्वार्टरन्स एंड 1 कपलेट। ये इंग्लिश सोनेट पेट्रार्कन सोनेट से क्यों अलग है, दोनों में 14 लाइन्स है, बस फर्क कितना है, उसमें 8 लाइन्स का ऑक्टेव है और 6 लाइन का सेस्टेट है,
उसमें 8 लाइन्स के ऑक्टेव में प्रॉब्लम शेयर की जाती है और 6 लाइन के सेस्टेट में प्रॉब्लम बताई जाती है, सॉल्व की जाती है। इंग्लिश नोट में क्या है, 12 लाइन, मतलब 3 क्वार्टरेंस हैं 4-4 लाइन के, तो 12 लाइन हो गए। 3 क्वार्टरेंस में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, 12 लाइनों में शेयर की जाती है, सॉरी। और एक कपलेट दिया है सिर्फ 2 लाइन का, 2 लाइन की लास्ट लाइन, दो लास्ट की जो 2 लाइन है उनमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इसका राइमिंग स्कीम भी अलग है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। राइमिंग लाइन भी बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। फिर बता दे रहा हूं आपको अंतर क्या है पेट्रागन सोनेट इंग्लिश सोनेट में। पेट्रागन सोनेट में दोनों में 14 लाइन है, ठीक है, दोनों में 14 लाइन है। दोनों में 14 लाइन है। ये मूंगफली खा ली है तो हो सकता है उसकी वजह से खांसी आ रही है। फर्क कितना है, इसमें 8 लाइन और 6 लाइन में बटी हुई है, उसमें 12 लाइन और 2 लाइनों में बटा हुआ है। उसमें 8 लाइन में ऑक्टेव है, प्रॉब्लम शेयर की गई है, और 6 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। इसमें 12 लाइन में प्रॉब्लम शेयर की गई है और 2 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। शेक्सपियर लिखा भी है, शेक्सपियर ने सॉल्यूशन दिया है सोनेट में इन हिज कपलेट, लास्ट की 2 लाइनों में। नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट, सेम है इंग्लिश सोनेट की तरह है, बस फर्क कितना है कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो अलग है। देखिए ए बी सी अलग है, सेम कंडीशन है, 12 लाइन में प्रॉब्लम शेयर की गई है और लास्ट के 2 लाइनों में प्रॉब्लम बताई गई है। मॉडर्न सोनेट एक फोर्थ पार्ट है सोनेट का, मॉडर्न पार्ट मॉडर्न सोनेट। ऑसिटन सोनेट, ठीक है, कंटेम्प्रेरी टू पेट्रागन सोनेट। बस क्या है, ये पेट्रागन सोनेट की समकालीन थी, बस क्या राइमिंग पैटर्न थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं इसका राइमिंग पैटर्न और इसका राइमिंग पैटर्न। कर्टेल सोनेट, कर्टेल मतलब कम करना, जेम हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था ये, और ये स्पेशल है, अपवाद है, 10.5 लाइन की सोनेट वीक होती है, ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कर्टेल सोनेट, ठीक है। मिल्टन ने फॉलो की है इटालियन सोनेट, इसलिए ऐसे पेट्रागन सोनेट को हम इटालियन सोनेट, मिल्टनिक सोनेट भी कह देते हैं, ध्यान रखना, कई नाम से जानी जाती है पेट्रागन सोनेट। और वर्ड्सवर्थ ने फॉलो की है इटालियन सोनेट, इसलिए वर्ड्सवर्थियन सोनेट भी कहते हैं, मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं, पेट्रागन सोनेट भी कहते हैं, या इटालियन सोनेट भी कह देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है। स्पेंसरियन सोनेट भी एक तरह से इंग्लिश सोनेट का एक पार्ट है, बस फर्क कितना है, उसमें राइमिंग स्कीम थोड़ी अलग है। तो ये रहा आपका पर्सनल पोइट्री या सब्जेक्टिव पोइट्री। अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में इम्पर्सनल पोइट्री, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का सेकंड पार्ट होगा इम्पर्सनल पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री, ठीक है। पढ़ते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको अभी इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, एग्जाम हो जाएगा तब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तब तक देर हो चुकी होगी, इसलिए आपसे निवेदन तो करूंगा नहीं क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, बस सलाह दूंगा कि कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल्स एंड वीडियोस एज वेल, ठीक है। और जिनको नोट्स समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए और नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सारी सब चीज़ें आपके पास प्रोवाइड हैं। थैंक यू।